हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस साल इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को डिलीट किया है, तो प्लीज़ आप एक बार वो भी नोट करें। जैसे नंबर 1 आपका टॉपिक था ह्यूमन आई, मीन्स ह्यूमन आई का डायग्राम, उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स, ये टॉपिक, पावर ऑफ अकोमोडेशन और ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और विजन और उनका करेक्शन। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 190 तक जो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिए हैं। सो कहने का मतलब जो इस चैप्टर के टॉपिक बचे हैं जिनके क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं वो आपके टॉपिक नंबर 11.3 से आपके स्टार्ट हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपकी बुक में एक्सरसाइज में तो टोटल क्वेश्चन तो है 13, लेकिन 13 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 तक, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके ह्यूमन आई से या उसके डिफेक्ट से, उसके विजन से रिलेटेड हैं। सो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। सो इसका मतलब अपनी एक्सरसाइज में जस्ट आपके ये 4 जो क्वेश्चंस हैं वो ही बचते हैं। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। जो स्टार्स होते हैं आपके वो ट्विंकल क्यों करते हैं। सो इसमें आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में अगर आपका 1 मार्क्स का आता है तो आपको जस्ट आंसर लिख के आना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है तो आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं। तो आप यहां देखें, जैसे क्वेश्चन है वाई डू स्टार ट्विंकल। तो पहले समझते हैं फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया है। सपोज यहाँ पे अर्थ के ऊपर, ये आपकी अर्थ है, यहाँ अर्थ के ऊपर कोई एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है जो आपके स्टार को देख रहा है। अब स्टार की जो रियल पोजीशन है वो ये वाली है, लेकिन आपको पता है अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, राइट। सो उस एटमॉस्फेयर में सपोज आपका ये यहां तक एटमॉस्फेयर एग्जांपल के तौर पे, सो जब ये लाइट आपकी आएगी तो इस पर्सन को वो जो लाइट है उसकी वजह से स्टार की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा डिफर दिखाई देगी और इस डिफर पोजीशन को एपरेंट स्टार पोजीशन बोलते हैं। और क्या रीजन बताया मैंने, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होने की वजह से और साथ के साथ ये जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का लगातार आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सारी चीजें चेंज होने की वजह से जो लाइट आ रही है उसके अंदर भी बार बार चेंज होगा। सो ये जो स्टार है इसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में आपकी शिफ्ट होगी प्यारे बच्चों। ये तो मैंने बहुत गैप दिखाया है, एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता। एक्चुअल में सपोज आपका स्टार ये है, सो जब वो अपनी पोजीशन शिफ्ट होगा तो वो थोड़ा सा इस साइड होगा या थोड़ा इधर, लेकिन हम क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंस पे हैं तो हमें लगेगा कि वो ऐसे मूव करता हुआ क्या कर रहा है, वो आपका ट्विंकल कर रहा है, राइट। सो आंसर में कैसे लिख के आए तो उसके लिए आप ध्यान दें। सपोज इस क्वेश्चन को आपको थ्योरेटिकली लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे लिखें, द एपरेंट पोजिशन ऑफ अ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन। और इसका कारण क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। और वो किसकी वजह से, बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उसमें स्लाइटली डिफरेंस आता है, वो क्या हो जाती है, एपरेंट पोजीशन पे शिफ्ट। और शिफ्ट होने का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट में आप लिख के आओगे इसी में, फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी। भी मैं ये मानूं कि स्टार्टिंग में स्टार ये था, एक्चुअल ये है उसकी पोजीशन, भी वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इस पोजीशन पे आ गया, लेकिन उसकी ये वाली पोजीशन भी बेटा जी आपकी स्टेशनरी नहीं है, ये भी आपकी थोड़े थोड़े टाइम में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। बट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन।
like density, temperature, pressure, etc. The path of the ray of light coming from the star goes on varying slightly, जिसकी वजह से जो path of ray है, जो लाइट रे है आपकी, उसका जो पाथ है, उसका रास्ता है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा. एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार इंक्रीज और डिक्रीज. वो आपका इंक्रीज भी हो सकती है लाइट की इंटेंसिटी, डिक्रीज भी हो सकती है रैंडमली विद टाइम. समटाइम द स्टार अपीयर ब्राइट. जब आपको इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो आपको स्टार ब्राइट अपीयर होगा, और कुछ टाइम जब इंटेंसिटी कम आएगी तो वो थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, अपीयर फेंटर. दिस गिव्स राइज टू द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार. इसी वजह से कि कभी आपका जो स्टार है वो आपको ब्राइट दिख रहा है, कभी आपको फेंट दिख रहा है, इसी फिनोमिना को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को अपनी कॉपी के अंदर फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं. अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. अभी देखो स्टार्ट करते हैं तो प्लैनेट भी करने चाहिए ना, क्योंकि प्लैनेट भी तो दूर है हमसे, है ना, और प्लैनेट भी तो अपने स्पेस में है. सो इसका आंसर आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे उसको डिस्कस करते हैं. ये देखिए स्टूडेंट, एज द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ. स्टार के कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े से क्लोज हैं अर्थ के. द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड फ्रॉम दैम इज मच ग्रेटर एंड फ्लक्चुएशन मतलब ये ऐसे मूव होना, कॉज्ड इन द अमाउंट ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर नेग्जिबल. मतलब प्लैनेट के केस में भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन वो इतना कम होता है बेटा, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव फ्रॉम देम. ठीक है, जितना अमाउंट लाइट का आ रहा है उसके कंपैरिजन में जो उसका शिफ्टिंग है वो ना के बराबर हो रहा है. डायग्राम बनाना चाहते हो तो एक अर्थ बना के ऐसे एटमॉस्फेयर दिखा सकते हो, एक प्लैनेट दिखा सकते हो. सपोज ये उसकी रियल पोजीशन है, लेकिन उसकी एपरेंट पोजीशन इसके बहुत ही क्लोज होगी. ठीक है, तो अगर फ्लक्चुएट भी करेगा तो हमें इतना रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि आपका प्लैनेट क्या कर रहा है, आपका प्लैनेट मूव कर रहा है. अच्छा, किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल सकता है कि सपोज ये प्लैनेट है, ये स्मॉल लाइट का सोर्स है, स्मॉल बहुत सारे इनफाइनाइट. तो क्या हो रहा है, एक जो लाइट है आपकी उसके फ्लक्चुएशन दूसरे लाइट की फ्लक्चुएशन वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा है. सो आपस में ही ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे तक कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं पहुंच रही. हमें लग रहा है कि आपका प्लैनेट वहीं की वहीं है. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग. बहुत सुबह सुबह हमें जो सन है वो हल्का हल्का सा रेडिश दिखाई देता है. आप एनसीईआरटी की बुक में देखें बेटा, फिगर नंबर 11.2, ये देखें, ये सन आपको मॉर्निंग टाइम में जो आपका अर्थ का होरिजन होता है उसके पास होता है. सपोज आपका ऑब्जर्वर यहां पे है, वो इसको जब ऑब्जर्व करता है तो एक छोटा सा लॉजिक होता है बेटा. एक होती है वेवलेंथ. वेवलेंथ रेड कलर की होती है ज्यादा और विब्ग्योर में वायलेट कलर की होती है कम. और एक लॉ होता है बेटा, जिसकी जितनी कम वेवलेंथ उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा. तो आप खुद देखो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो रेड की स्कैटरिंग कम, वॉयलेट की वेवलेंथ कम तो वॉयलेट की स्कैटरिंग ज्यादा. आप ऐसे भी लॉजिक दे के आ सकते हो. लेकिन अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन लिख के आना चाहते हो, मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे, अर्ली इन द मॉर्निंग द सन इज नियर द होरिजन. सनलाइट reaches us after covering a large thickness of the atmosphere. उसको बहुत ज्यादा थिकनेस कवर करके हमारे तक आना होता है. सो शॉर्टर वेव ऑफ ब्लू रीजन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्कैटर्ड अवे. वो आसमान में आपकी स्कैटर्ड हो जाएंगी. कौन? शॉर्टर वेव. वो कौन सी होती है? जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो ये वाली लाइट है आपकी. बाय द एयर मोलिक्यूल्स. बट
रेड वेव ऑफ लोंगर वेवलेंथ आर लिस्ट स्कैटर्ड एंड रीच आवर आईज। और लाल रंग है वो कम स्कैटर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो हमारी आंख तक आता है और हमें हल्का हल्का रेड दिखाई देता है सन। सो द सन अपीयर रेड। और आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द सन अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको हम अपना स्काई ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर का क्यों दिखाई नहीं देता? तो उसका रीजन देखो आप। द एटमोस्फेयर इज क्वाइट थिन एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। और थिन की बजाय भी अगर आप ये लिखें कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाके एटमोस्फेयर बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, ना के बराबर। सो देयर इज ऑलमोस्ट नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि प्यारे बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन ही आपका एटमोस्फेयर है। अगर एटमोस्फेयर नहीं तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं। सो द स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट। क्योंकि वहां पे जो अर्थ और जो आपका एस्ट्रोनॉट है उसके बीच में एटमोस्फेयर जहां तक है वहां तो ब्लू कलर है। लेकिन जो यहां वाला पर्सन है इसको इस रीजन में कोई भी एटमोस्फेयर ना होने की वजह से क्या दिखाई देगा, आपको स्काई डार्क दिखाई देगा। सो आई होप आपको ये वाले पार्ट में ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको क्लियर हैं। सो बाय स्टूडेंट्स।